नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की अपनी हिंदी कक्षा में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का निबंध मैं और मैं, पूर्व के वीडियो में इसका एक पार्ट पढ़ा था। आज उससे आगे पढ़ेंगे। प्रभाकर जी का परिचय पढ़ लिया था, साथ ही साथ पाठ का जो परिचय है वो भी हो गया था। इस पाठ में यह बताया गया है कि प्राय मनुष्य दूसरे के विषय में सोच समझकर सुखी और दुखी होता रहता है, जबकि उसका पहला कर्तव्य यह है कि वो अपने बारे में सोचे। अपने बारे में उसके क्या कर्तव्य हैं, उसके क्या अधिकार हैं, उनके बारे में उसे सोचना चाहिए। साथ ही साथ जब हम कर्तव्य करेंगे यानी काम करेंगे तो हमारी उन्नति होगी, सफलता मिलेगी। लेकिन इस उन्नति और सफलता में हमें अहंकार का बोझ अपने पर नहीं लादना है, यानी हमें अहंकारी नहीं होना है। क्योंकि यदि हम अहंकारी हो गए तो कुछ दिनों बाद हम लोगों से घृणा करने लग जाएंगे, और यदि हम लोगों से घृणा करने लग गए तो फिर हमारी सारी सफलता और उन्नति एक पल में नष्ट हो जाएगी। एक तो इसमें यह संदेश दिया गया। दूसरा संदेश इसमें यह दिया गया है कि व्यक्ति को जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा कर्म की काम की गति को रोक देती है और व्यक्ति को नया और ताज़ा अनुभव नहीं करने देती है। तो ये संदेश जो है वो इस पाठ में दिया गया है। पाठ शुरू अपन ने किया था जिसमें दो दोस्तों के बीच में बातचीत का वर्णन है। एक दोस्त बैठा है, दूसरा दोस्त आता है और कहता है कि भाई सुबह सुबह गुमसुम क्यों बैठे हो, कुछ सोचो, कुछ काम करो। तुमसे अच्छे तो देवी कुंड के कछुए हैं जो कम से कम तैर तो रहे हैं, और तुम सुबह सुबह निठल्ले बैठे हो। फिर दोनों दोस्तों के बीच वार्तालाप होता है। पहला दोस्त ये समझाने का प्रयास करता है कि मैं अपने बारे में ही सोच रहा था, इतने में तुम आ गए और तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। फिर 5 दोस्तों की एक कहानी आई थी जिसमें यह बताया गया कि 5 लोग कुछ काम नहीं करते थे, उनके घर वाले उनसे परेशान थे। एक बार उनकी पत्नियों ने उन्हें खूब डांटा तो वो काम करने के लिए घर से निकली। रास्ते में किसी मंदिर में रात गुजारी और सुबह उठते ही एक जने ने कहा कि भाई गिन लो कहीं रात को कोई कम तो नहीं हो गया है। तो जो भी गिनता था वो अपने आप को नहीं गिनता था, तो गिनती में 4 ही आते, और वो ज़ोर से रोने पीटने लगे रे हमारा एक दोस्त खो गया खो गया। फिर उन्हें एक व्यक्ति मिला, उसने पूछा भाई तुम क्यों रो रहे हो, तो कहा भाई हमारा एक मित्र खो गया, हम घर से 5 आए थे, अब 4 ही हो गई। तब उसने समझाया अरे भाई तुम अपने आप को नहीं गिन रहे हो, अपने आप को गिनो, तुम में कोई नहीं खोया है, तुम 5 के 5 ही हो। तो इस कहानी के माध्यम से जो संदेश दिया गया वो ये कि जिस प्रकार वो मित्र अपने आप को नहीं गिन रहे थे, उसी प्रकार हम लोग भी क्या करते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं। हम दूसरों के बारे में तुरंत राय दे देते हैं, निर्णय दे देते हैं कि फला व्यक्ति ऐसा है, वो ये नहीं करता है, वो ये नहीं करता है, उसको ऐसा करना चाहिए। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारा अपने प्रति क्या कर्तव्य, हमें खुद को क्या करना चाहिए। इस पाठ में यह संदेश दिया गया है, इस पार्ट में, इस प्रसंग में, कि व्यक्ति को अपने बारे में सोचना चाहिए कि उसके क्या कर्तव्य, उसे क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। ये एक इसका पार्ट हो गया था। आज देखिए, इससे आगे देखिए। महाकवि शेख सादी नाम के एक महाकवि, बड़े कवि हुए हैं। एक दिन अपने बेटे के साथ सुबह की नमाज पढ़ के लौट रहे थे। उनके बेटे ने देखा कि रास्ते के दोनों तरफ वाले घरों में अभी तक बहुत से आदमी सोए पड़े हैं, यानी सो रहे हैं। उस पुत्र ने
अपने पिता यानी शेख सादी से कहा कि अब्बा, ये लोग कितने पापी हैं कि अभी तक पड़े सो रहे हैं और नमाज पढ़ने नहीं गए। विचारक शेख सादी ने दुख भरे स्वर में कहा कि बेटा, बहुत अच्छा होता कि तू भी सोता रहता और नमाज पढ़ने नहीं जाता। देखो कितनी अच्छी बात कही है। दोनों पिता पुत्र नमाज पढ़ के आ रहे थे, तो पुत्र ने कहा कि देखो पिताजी, ये लोग कितने बुरे हैं जो अभी तक सोए पड़े हैं और हम जो है वो नमाज पढ़ के आए हैं। तो शेख सादी ने कहा कि बेटा, अच्छा होता कि तू भी घर पे सोया ही रहता और नमाज पढ़ने नहीं जाता। क्यों? क्योंकि नमाज पढ़ने से जितना पुण्य मिला उससे कहीं ज़्यादा पाप इस बात का चढ़ा कि तुमने दूसरों की निंदा की, दूसरों की बुराई की। विचारक शेख सादी ने दुख भरे स्वर में कहा, बेटा, बहुत अच्छा होता कि तू भी सोता रहता और नमाज पढ़ने नहीं जाता। बेटे ने आश्चर्य से पूछा, यह आप क्या कह रहे हैं मेरे अब्बा? शेख सादी ने और भी गहरे में डूबकर कहा, तब तू दूसरों की बुराई खोजने के इस भयंकर पाप से तो बचा रहता। मतलब यह है कि अपने बारे में सबसे पहले जो बात सोचने की है वह यह है कि मेरा यह अधिकार है कि मैं अच्छे काम करूं। एक प्रश्न आएगा कि अपने प्रति क्या अधिकार और क्या कर्तव्य है। तो मेरा यह अधिकार है कि मैं अच्छे काम करूं, अपने जीवन को ऊंचा उठाऊं, पर मेरा यह कर्तव्य भी है कि जो किसी कारण से अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, या साफ शब्दों में कहूं कि जो लोग गिरे हुए हैं, जिनका स्तर कुछ निम्न है, उन्हें अपने कामों से ऊंचा उठाने की प्रेरणा देते हुए भी उन पर अपने अहंकार का बोझ न लादूं, क्योंकि अहंकार घृणा का पिता है और घृणा जीवन की संपूर्ण ऊंचाइयों की दुश्मन है। यानी हमारा यह अधिकार है कि अच्छे काम करें, अपने जीवन को ऊंचा उठाएं। साथ ही साथ हमारा ये भी कर्तव्य है कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, किसी भी दृष्टि से जो लोग कमज़ोर हैं, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन सहायता करते समय हमें अहंकार का, घमंड का भाव मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यदि मन में घमंड का भाव आ गया तो हमारी सारी उन्नति पल भर में नष्ट हो जाती है। खास बात यह है कि घृणा उसका घात करती है, घात करना मतलब चोट पहुंचाना। घृणा उसका घात करती है जो घृणा करता है, और इस तरह मैं दूसरों से घृणा करके अपनी ही घात कर रहा हूँ। यानी हम यदि किसी से घृणा करेंगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान हमें खुद को ही है। क्यों? क्योंकि घृणा करने से हमारी सारी अच्छाइयाँ जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो घृणा को रोकना ज़रूरी है। जी हाँ, घृणा को रोकना, उसे अपने मन में उत्पन्न ही न होने देना बहुत ज़रूरी है। पर रोकने की बात कहकर तुमने मुझे एक पुरानी बात और याद दिला दी। तो देखो, पहले मित्र ने पहले तो 5 बंगेड़ियों की कहानी सुनाई और उसके बाद शेख सादी की कहानी सुनाई। ठीक है, अब एक कहानी वो और सुना रहा है, एक प्रसंग और बता रहा है। मेरे एक मित्र है श्री कौशल जी। उन्हें अपने जीवन में पहली असफलता यह मिली कि एंट्रेंस पास न कर सके और 9th में ही उन्हें स्कूल को नमस्कार करना पड़ा। एंट्रेंस की एग्ज़ाम, 10th की एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए और 9th में ही उनको स्कूल छोड़ देना पड़ा। लेखक के मित्र है कौन? कौशल जी। इनके कुछ दिन बाद ही उन्होंने छोटा सा प्रेस खोला, प्रिंटिंग प्रेस। साजी यानी पार्टनर समझदार था, कर्जा प्रेस के नाम लिखता रहा, आमदनी अपने नाम। प्रेस फेल हो गया और मेरे मित्र चौराहे पर खड़े दिखाई दिए। देखो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि मेरे एक मित्र हैं कौशल जी, जो बेचारे एंट्रेंस के एग्ज़ाम में पास नहीं कर सके और 9th में स्कूल को नमस्कार करना पड़ा, यानी स्कूल छोड़नी पड़ी। उसके बाद उन्होंने ये सारे काम याद रखने हैं। सबसे पहले क्या किया था? प्रेस खोला था। अब देखो ये बहुत सारे काम करेंगे और उन कामों में उनको असफलता मिलेगी, लेकिन फिर भी ये निराश नहीं होंगे। तो प्रेस खोली, प्रेस में पार्टनरशिप में खोली,
पार्टनर थोड़ा समझदार यानी चालाक था। कर्जा तो प्रेस के नाम लिखता गया और आमदनी यानी प्रॉफिट अपने नाम लिखता गया। प्रेस फेल हो गई। मेरे मित्र चौराहे पर खड़े दिखाई दिए यानी सब कुछ खत्म हो गया। अपने पिता की पूरी पूंजी लगाकर उन्होंने बर्तनों का कारखाना खोल लिया। दूसरा काम किया, बर्तनों का कारखाना। बर्तन बनते, उन पर कलई पॉलिश होती, रुपए छनका करते, खूब इनकम हुई साहब। सेठों में गिनती होने लगी। पर तभी उनकी पत्नी बीमार हो गई। उसको लेकर इरविन हॉस्पिटल जाना पड़ा। कारखाना मज़दूर खा गए क्योंकि कारखाना को संभाला नहीं कारखाने को, और मज़दूरों ने मनमर्जी की और कारखाने को फेल कर दिया सब। 5 महीने बाद लौट कर आए तो लेना कम था देना ज़्यादा, यानी प्रॉफिट तो कम था और लॉस ज़्यादा था, कर्जदारी बढ़ गई थी। यहाँ भी ताला लग गया साहब, ये धंधा भी बंद। फिर पंसारी की थोक की दुकान खोली, किराने की परचून की। मेवा के ढेर लग गए, काजू बादाम बोरियों की बोरियां ही आती। फिर रुपया बरसने लगा। पर जाने कैसे ये घटनाएं भी छितरा गई यानी कम हो गई, और पत्नी का सारा जेवर बेचकर इस धंधे से भी जान छुड़ानी पड़ी। ये धंधा भी फेल। तो पहले प्रेस फेल हो गया, फिर बर्तनों का कारखाना फेल हो गया, और अब ये दुकान भी फेल हो गई। खाली तो वो रह ही नहीं सकते थे, घर से दूर जाकर होटल खोल दिया। होटल चला, चमका, और ये भी बंद हो गया। वहाँ से भी हटे और अपने संबंधी की सोडा वाटर फैक्ट्री में नौकरी करने लग गए। यहाँ से एक बीमा कंपनी में गए, खूब चमके। बीमा कंपनी में डायरेक्टरों का कुछ झगड़ा हो गया तो इन्होंने शरबत की दुकान खोल ली और एक अखबार भी निकाल दिया। दोनों खूब चले पर चलकर टिके नहीं, चले गए, यानी ये धंधे भी फेल हो गए। पर यह एक बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर हो गए साहब। यहाँ ये ऐसे चमके कि पिछली सारी चमके धीमी पड़ गई। खूब पैसा कमाया। एक बार तो ऐसी हवा बंधी कि गांठ बंध गई। फिर वे ही बहुत सी बातें इकट्ठी हुई और कंपनी में ताला पड़ गया। मेरे मित्र अब पुस्तक प्रकाशक थे, एक बुक के पब्लिशर थे। बाजार उनकी पुस्तकों से दाया हुआ था यानी भरा हुआ था। धूम थी, खूब जोर रहे। देश उस समय स्वतंत्र तो हुआ। उन्हें एक यात्रा के बीच में एक जाति के लोगों ने उतार लिया और जाने कितने दिन बंदी बनाकर रखा। जाने कैसे बचे और कहाँ कहाँ भटकते रहे। बहुत दिन बाद एक पत्रकार के रूप में प्रकट हुए, अब शांति के साथ सम्मान की और व्यवस्था की जिंदगी बिता रहे हैं। तो ये इतने सारे काम कर लिए और काम करने के बाद सारे काम फेल हो गए। फिर एक पुस्तक के प्रकाशक बने। उसी समय देश में आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। तो किसी समूह के लोगों ने इनको किडनैप कर लिया और पता नहीं कहाँ रखा। कितने ही दिनों बाद बंदी बनाकर रखा और फिर छूट कर आए तो एक पत्रकार के रूप में प्रकट हुए और अब अपने घर में शांति से ज़िंदगी बिता रहे हैं। उन्हें देखकर बराबर मेरा दिमाग चक्कर में रहता है कि ये सज्जन कितने अद्भुत है कि इतनी असफलताओं के थपेड़े खाकर भी ये निराश नहीं हुए। मैं उनके बारे में बहुत सोचता, पर उनके व्यक्तित्व का ये रहस्य मैं नहीं समझ सका था। देखो, पाठ के आरंभ में मैंने आपको बताया था कि इस पाठ में यह शिक्षा दी गई है कि व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। अब देखो, इस आदमी ने कितने काम किए, किसी भी काम में ये सफल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये जीवन में निराश नहीं हुआ। ठीक है, आगे आइए। एक दिन एक अन्य मित्र श्री सिंगल जी, उनका कारखाना भी फेल हो गया था और वे उसका मामला निपटाने में मेरा सहयोग चाहते थे। एक मित्र की और कहानी सुनो साहब। ये है श्री सिहल जी। इनका भी बिजनेस फेल हो गया और उस बिज़नेस का जो भी मामला था वो निपटाने के लिए ये मेरे पास आए, भाई मेरी हेल्प करो। उनके 2 मोटरें बिकनी थी, 2 गाड़ियाँ, पर पूरे दाम देने वाला कोई ग्राहक बाज़ार में नहीं था। एक दिन बहुत उबे हुए मेरे पास आकर बोले, तो भाई साहब जितने में बिकती है ना उतने में बेच दो, लेकिन ये मामला निपटा दो। मैंने कहा मामला तो निपटाना ही है, पर 10,000 की गाड़ियाँ 6,000 में कैसे बेच दूँ, पूरा मूल्य भी नहीं मिल रहा है। बोले 6,000 में बेच दो। बात यह है कि यह मामला निपट जाए
तो मैं फ्रेश स्टार्ट ले सकता हूँ। अंडरलाइन करना इस चीज़ को, फ्रेश स्टार्ट यानी एक ताज़ा अनुभव, एक नया अनुभव। मेरे कानों में ये शब्द पड़ा, फ्रेश स्टार्ट। इसका अर्थ होता है नया ताज़ा आरंभ। सुनते ही एक नई ताजगी अनुभव हुई और मैंने सोचा कि हर नया आरंभ अपने साथ एक ताजगी, एक तेज़ी, एक स्फूर्ति लेकर आता है। और जैसे ही मैंने फ्रेश स्टार्ट सुना तो मेरे दिमाग में यही आया कि साहब जो नया ताज़ा आरंभ होता है वो एक नए उत्साह के साथ, एक नई स्फूर्ति के साथ आता है और उसमें व्यक्ति को काम करने की एक ललक रहती है। आपने देखा होगा बहुत से क्रिकेटर कई बार 99 पर कोई बैट्समैन आउट हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया ही ख़त्म हो गई। अगले मैच में वो शतक भी बनाता है, कभी वो शून्य पर आउट हो जाता है, कभी वो शतक बनाता है। तो जिस दिन शून्य पर आउट होता है उस दिन वो निराश नहीं होता है और जब नया मैच आता है तो उसमें एक फ्रेश स्टार्ट लेता है और फ्रेश स्टार्ट के साथ वो काम करता है। आप भी मान लीजिए स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, कोई दिन ऐसा हुआ कि जैसा आपने सोचा वैसा आपका पेपर नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन का ही अंत हो गया, नहीं। आप दूसरे दिन फिर से एक नई ताजगी के साथ अपने अध्ययन में जुटते हैं और जो लक्ष्य आपने पूर्व में रखा था, जो आपको नहीं मिला था, उस लक्ष्य को आप आगे प्राप्त कर लेते हैं। तो आपकी स्टूडेंट लाइफ में भी फ्रेश स्टार्ट का बहुत अधिक महत्व है। तभी याद आ गए मुझे फिर कौशल जी, जो जीवन में बार बार असफल होकर भी थके नहीं, ऊबे नहीं, बोर नहीं हुए और बराबर आगे बढ़ते रहे। और आज भी पहली बार मेरी समझ में आया कि उनकी उस अपराजित वृत्ति का रहस्य, अंडरलाइन करो सब, कौशल जी की अपराजित वृत्ति का क्या रहस्य है, क्योंकि असफलताओं से वह निराश नहीं होते हैं और किसी एक काम में असफल होने पर फिर से फ्रेश स्टार्ट, एक ताज़ा नया आरंभ वो करते हैं, एक नया ताज़ा आरंभ वो करते हैं। तो यह कौशल जी की अपराजित वृत्ति का रहस्य था। अपराजित यानी जो कभी हार नहीं मानते हैं, वृत्ति यानी विचारधारा, सोच। मैंने सोचा मेरा अपने प्रति ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है भाई, अंडरलाइन करना पूरे को। मैंने सोचा मेरा अपने प्रति यह अधिकार है कि मैं हार जाऊं, मैं थक जाऊं, गिर भी पड़ूं और भूलूं भटकूं भी, क्योंकि यह सब एक मनुष्य के नाते मेरे लिए स्वाभाविक है, संभव है। पर मेरा यह कर्तव्य है कि मैं हार कर भागूं नहीं, थक कर बैठूं नहीं, गिर कर गिरा ही न रहूं और भूल भटक कर भरमाता ही न फिरूं। जल्दी से जल्दी अपनी राह पर आ जाऊं, अपने काम में लग जाऊं और एक नया आरंभ करूं, क्योंकि रुक जाना ही मेरी मृत्यु है और मरने से पहले न मेरा अधिकार है न मेरा कर्तव्य है। हाँ, तो लेखक कहता है मेरा अपने प्रति यह अधिकार है कि मैं हार जाऊं। हाँ, जीवन में हार, असफलता मिल सकती है, हम थक भी सकते हैं, हम गिर भी सकते हैं, हम भूल भटक भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य के नाते ये सब कुछ संभव है, स्वाभाविक है। लेकिन मेरा ये कर्तव्य है कि मैं हार कर भागूं नहीं, थक कर बैठूं नहीं, गिर कर गिरा ही नहीं रहूं और भूल भटक कर भरमाता यानी भ्रम में नहीं फिरता रहूं। जल्दी से जल्दी अपने रास्ते पर आऊँ, अपने काम में लगूं और एक नया आरंभ, फ्रेश स्टार्ट करूं, क्योंकि रुक जाना ही मेरी मृत्यु है। क्योंकि मानव जीवन एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें हमें रुकना नहीं है। जिस दिन रुक गए वो ही हमारा मरना है और मरने से पहले हम नहीं मर सकते हैं, न तो ये मेरा अधिकार है न ये मेरा कर्तव्य है। ये लास्ट का जो पैराग्राफ है व्याख्या की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि लेखक ने अपने प्रति क्या अधिकार और कर्तव्य बताया है, ये उसका पूरे का उत्तर हो जाएगा। अब आपको ये पाठ सिर्फ पढ़ना है, होमवर्क आपको एक बार नहीं करना है। जब तक आपका फर्स्ट असेसमेंट पूरा नहीं हो जाता है तब तक इस पाठ को आप पढ़ के रहो। 2 ही शिक्षाएं इस पाठ में दी हैं। पहली शिक्षा तो यह दी है कि व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचकर सुखी दुखी होता है ना, उसकी जगह उसको खुद के बारे में सोचना चाहिए। और दूसरी शिक्षा ये दी है कि जीवन में कभी व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए।
धन्यवाद।